का क्या? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बाजार की मौजूदा चाल को लेकर चिंतित हैं, तमाम तरह के ट्रिगर्स आप खबरों में पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमारे साथ अब बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको बाजार की चाल को समझना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में अगर कोई बदलाव करनी भी हो तो किस लिहाज से करने चाहिए। मेरे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी विनीत सांबरे जुड़ गए हैं। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। ये बताएं, यहाँ पर पूरा देश तो फिलहाल त्योहारों की धूम में मग्न है, लेकिन देश में जो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं त्योहारों की वजह से। बहुत ऑप्टिमिज्म होता है इकॉनमी की बढ़त को लेकर, डिमांड, कंजम्पशन और बाजार की चाल को लेकर भी। लेकिन ये बताएं हमें कि अब जिस भी तरह का माहौल है ग्लोबली, इतनी अनिश्चितता है, इतनी अनसर्टिनिटी है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फेस्टिव सीजन को? धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आई थिंक अभी ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ये जो त्योहार में डिमांड मोमेंटम कैसी रहने वाली है। तो एक्चुअली जो शुरुआत यदि करें तो फेस्टिवल सीजन आज से जैसे अगर हम माने कि चालू हो रहा है, इसके पहले ये थोड़ा सा इनऑस्पिशियस हम मानते हैं पितृपक्ष को। उसमें भी हमने देखा कि डिमांड काफी हद तक जो अर्बन सेंटर्स हो या रिटेल डिमांड हो, उसमें हमने कोई स्लो डाउन नहीं देखी, कोई ऐसा बहुत मीनिंगफुल कंपनीज वरी कर रहे हैं ऐसा शायद नहीं देखा। कुछ कुछ सेगमेंट से जहाँ पे थोड़ा सा स्लो था, बट आई थिंक ब्रॉडली ओवरऑल एनवायरनमेंट ठीक लग रहा है। और जिस तरह से कंपनीज अपने आप को तैयार कर रही हैं, इन्वेंट्रीज रेडी हो रहे हैं, जो चैनल चेक्स हमें बता रहे हैं, आई थिंक त्योहार में लोगों का ऑप्टिमिज्म बहुत लग रहा है और डिमांड मोमेंटम ठीक रहनी चाहिए। एक जो सेगमेंट है जो रूरल सेगमेंट है और एंट्री लेवल पॉइंट सेगमेंट है, आई थिंक वो थोड़ा सा स्लो रहा है। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि आगे जाके राबी सीजन लोग बाग बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं, और हमारे जो दूसरे चैनल चेक्स हुए हैं उसमें ये भी लग रहा है कि रूरल एज ए इकोनॉमी शुड आल्सो improve because food prices and all must have helped the farmers. So I think all in all, demand momentum hopefully should be good in the festival season, ऐसा उम्मीद बनी है। लेकिन विनीत, अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या आने वाली अस्थिरता के लिए, जो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? ख़ास तौर से मोर देन कॉशियस या जो हॉकिश टोन की हमने अभी देखा यूएस फेड की तरफ से आता हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए जो ग्लोबल सिनेरियो है तमाम तरह की इकॉनमीज़ को लेके, भले ही आप यूके की बात करें, यूएस की बात करें, तो अस्थिरता के लिए अगर किसी निवेशक को तैयार रहना चाहिए तो वो नियर टर्म में किस तरह से तैयार रहे? देखिए, निवेशकों को सबसे पहले तो ये असेसमेंट करनी चाहिए कि अपने मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके रीजंस भी हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, डिलेज बहुत कम हो रहे हैं, कई सारे स्पेंड्स वगैरह यदि हम देखें तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सारा जो अपना कोर सेक्टर है वो या इकोनॉमिक रिकवरी कहिए, कोर सेक्टर नहीं, इकोनॉमिक रिकवरी की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। तो निवेशकों को सबसे पहले तो बिग पिक्चर ये समझना चाहिए कि अगले 4-5 सालों में जैसे अपना देश यहाँ से प्रोग्रेस करेगा 3 ट्रिलियन से 5-6 जो भी ट्रिलियन डॉलर अपने इकोनॉमी बनेगी, उसमें बेनिफिट तो होना ही है। इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि 8-9 चले जाएं, उसके बाद दोबारा 4-5 आ जाए, हमने देखा भी है पास्ट में। बट कंपनीज ग्रो करती रहती हैं और फोकस निवेशकों का वहां होना चाहिए कि ग्रोथ कहीं रुक रही है क्या। अगर ग्रोथ नहीं रुक रही है तो इसमें बनाए रखने में मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक तो उनका फायदा है। दूसरा, शॉर्ट टर्म यदि हम देखें तो डेफिनेटली चूंकि दुनिया भर में इतनी सारे प्रॉब्लम्स आज के दिन में चल रहे हैं, कुछ कुछ चीजों में इंडिया को फायदा हो रहा है, कुछ कुछ चीजों में हो सकता है इंडिया को भी उसका भार देखना पड़े ग्लोबल स्लोडाउन का। तो कॉशनरी शॉर्ट टर्म में ये मैं लोगों को चेताना चाहता हूं कि वैल्यूएशंस हाई जब होते हैं तो सब कुछ
लीनियरली सब अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है, और उसमें थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी बन जाए। तो उस वोलेटिलिटी को बहुत ज्यादा परेशान न होते हुए लॉन्ग टर्म पिक्चर, अच्छा वाला पिक्चर देख के उसमें इंक्रीमेंटल एडिशन टू इक्विटी करते रहें, ऐसा मेरा व्यू रहेगा। बट वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। हम एज अ मार्केट वी कैन नॉट रिमेन डीकपल्ड फ्रॉम द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, और ग्लोबल प्रॉब्लम्स के चलते हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा हमें टाइम करेक्शन या रियल करेक्शन भी दिखे, तो उसमें पीपल शुड बी रेडी टू सी दैट हैपनिंग। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबल ट्रिगर्स को आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये समझाएं विनीत कि एएमसी लेवल पर किस तरह से हम निवेशकों का रुझान इक्विटी की तमाम कैटेगरीज में आता हुआ देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रूट ऑल्सो लमसम ज़्यादा लोग कर रहे हैं निवेश, या एसआईपी की ओर उनका रुझान ज़्यादा है। किस तरह का इन्वेस्टर ट्रेंड आप भाप पा रहे हैं? थोड़ी लमसम में कमी है, एसआईपी का मोमेंटम बरकरार है। आई थिंक निवेशक मेरे हिसाब से थोड़े इवॉल्व हो चुके हैं। इतने सालों के जो निवेशकों को हम मतलब अच्छा गाइडेंस गया है, निवेशकों को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट मालूम पड़ी है। तो आई थिंक एसआईपी इज समथिंग विच आई थिंक बरकरार है। लमसम में थोड़ा सा मोमेंटम वीक है, और निवेशक आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो हाइब्रिड फंड्स टाइप के होते हैं उसमें उनका थोड़ा ध्यान है। कुछ कुछ निवेशक है जो काफी लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनका अभी भी स्मॉल और मिड कैप्स में आउटलुक बना है, और वो लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डालते रहते हैं, बट उनका काफी लॉन्ग टर्म आउटलुक होता है। तो ब्रॉडली आई थिंक थोड़ा सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ध्यान में आ रहा है। तो ऐसे में आप हमारे साथ हैं विनीत, तो बहुत ज़रूरी है निवेशकों को समझाना कि मौजूदा समय में अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की बात करें तो रणनीति रीबैलेंस को लेकर और इन तमाम कैटेगरीज को पोर्टफोलियो में शामिल करने को लेकर क्या होनी चाहिए, कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जो भारत में ग्रोथ आ रही है कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गई है। कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे यदि हम देखें तो वो सेक्टर्स की जो पोजीशन है वो केवल स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में ही है, लार्ज कैप्स में वो सेक्टर है नहीं। जैसे हम आज एग्री की बात करें तो एग्री के कोई स्टॉक नहीं है जो हम लार्ज कैप के थ्रू खेल सकते हैं, जबकि सेक्टर काफी बड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि कई सारे सेगमेंट्स है जो पोटेंशियल बहुत रखते हैं, जहाँ पे लार्ज कैप के थ्रू प्ले करना पॉसिबल है नहीं, और उनको यदि हमको उनकी ग्रोथ कैप्चर करनी है, उनकी ग्रोथ से बेनिफिट होना है, तो हमको स्मॉल और मिड कैप देखना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि चूंकि स्मॉल और मिड कैप्स की साइज लार्ज कैप के मुकाबले कम होती है, तो उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है, क्योंकि लो साइज पे परसेंट ग्रोथ हाई हो सकती है आगे जाके। ये हमने पिछले 8-10 सालों का ट्रेंड भी देखें तो जैसे स्मॉल कैप जनरली टेंड टू आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स, और मेरा ये मानना है कि ये स्थिति अगले 10 साल भी बनी रहेगी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, और इन्वेस्टर्स को अपना अलोकेशन का थोड़ा हिस्सा जरूर अपने रिस्क और वोलेटिलिटी के हिसाब से उनको अलोकेशन इसमें बनाए रखना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में फ़िलहाल किसी भी तरह के बदलाव के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्पेशली अगर मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज में आपका रुझान है। लेकिन थोड़ा सा एफआईआईज़ के ट्रेंड पर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि ख़रीदारी जो है वो काफ़ी उमड़ी है एफआईआईज़ की तरफ से लगभग मिड जुलाई से। उसके बाद भी अगर हम देखें तो $7 बिलियन के आसपास उनका नेट इन्फ्लो रहा है। लेकिन अगर हम ईयर टू डेट नेट इन्फ्लोज़ की बात करें तो वो अभी भी $21.5 बिलियन के आसपास ही है। लेकिन जो होल्डिंग है एफपीआईज़ की वो लगभग हम मल्टी ईयर लो पे देख रहे हैं, 17.5% के आसपास का ये आंकड़ा है। आपको लगता है कि अभी भी काफ़ी स्कोप है सेल ऑफ करने के लिए? अगर हम एफआईआईज़ के व्यू को समझना चाहें तो आप कैसे इसको भांप रहे हैं? आप तो काफ़ी एफआईआई से बात भी करते होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एफआई जो भी एफआई से हम मिलते हैं, बात करते हैं, एक बात तो बहुत क्लियर है कि उनको भारत
देश अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ आउटलुक। और जो अपने यहाँ पे सेक्टर्स की डाइवर्सिटी है और पॉजिटिव डेमोग्राफिक्स है, वो काफ़ी पॉजिटिवली वो लोग समझते हैं। और इंडिया की जो इकोनॉमी है, यदि हम देखें कि ब्रिक्स का जो बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी आई थी कुछ सालों पहले, उसमें से दूसरे कंट्रीज में काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई हैं। और कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमने देखा कि मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। बट भारत में बिकॉज अपनी पॉलिसीज के कारण, बिकॉज अपने जिस तरह से हमने लास्ट फ्यू इयर्स में चेंजेस देखे हैं, उसके कारण यहाँ का आउटलुक पॉजिटिव हो गया। और ये सारे एफआई समझते हैं। अब किस वक्त आना है, किस वक्त इन पोजीशन बढ़ानी है, दैट इज समथिंग वो थोड़ा सा अपने ग्लोबल मैक्रोस को देखते हुए वो अपना डिसीजन मेकिंग चेंज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज के करंट एनवायरनमेंट में वो ये देख रहे हैं कि भारत फंडामेंटली तो अच्छी कंट्री है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले, लेकिन एक है कि वैल्यूएशंस बहुत हाई पे पहुंच चुका है। तो और दूसरा है कि जो ये यूएस डॉलर करेंसी जो इतनी स्ट्रेंथन हो रही है, वो उनको थोड़ा सा एक कॉशन उनके दिमाग में आता है उसकी वजह से। तो मुझे लगता है जब भी अपने वैल्यूएशंस बहुत हाइपर हो जाएंगे, उस वक्त थोड़ा सा इनका ट्रेंड मॉडरेट रहेगा इन टर्म्स ऑफ गिविंग द फ्लोज। बट जैसे ही मार्केट थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाता है बिकॉज ऑफ सम करेक्शन, आई थिंक एफआई लोग इसको एनकैश करना चाहेंगे, उस वक्त पैसा डालना चाहेंगे, जो कि हमने अभी भी देखा जुलाई अगस्त मंथ में इनका काफी अच्छा फ्लो रहा है। अब थोड़ा सा वापस मॉडरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस। सो आई वुड से कि इंडिया एज ए कंट्री विल बी पॉजिटिवली लुक्ड एट फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। बट ये लोग थोड़े वैल्यूएशन कॉन्शियस भी रहते हैं मोस्टली। चलिए, इतनी बारीकी से आपने न सिर्फ बाजार की चाल को हमें समझाया, बल्कि निवेशकों को भी आपने गाइडेंस दी है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। लेकिन चलिए, का क्या, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बाजार की मौजूदा चाल को लेकर चिंतित हैं, तमाम तरह के ट्रिगर्स आप खबरों में पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, हमारे साथ अब बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको बाजार की चाल को समझना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में अगर कोई बदलाव करनी भी हो तो किस लिहाज से करने चाहिए। मेरे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी विनीत सांबरे जुड़ गए हैं। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। ये बताएं, यहाँ पर पूरा देश तो फिलहाल त्योहारों की धूम में मग्न है, लेकिन देश में जो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं त्योहारों की वजह से। बहुत ऑप्टिमिज्म होता है इकॉनमी की बढ़त को लेकर, डिमांड, कंजम्पशन और बाजार की चाल को लेकर भी। लेकिन ये बताएं हमें कि अब जिस भी तरह का माहौल है ग्लोबली, इतनी अनिश्चितता है, इतनी अनसर्टिनिटी है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे फेस्टिव सीजन को? धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आई थिंक अभी ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये जो त्योहार में डिमांड मोमेंटम कैसी रहने वाली है। तो एक्चुअली जो शुरुआत यदि करें तो फेस्टिवल सीजन आज से जैसे अगर हम माने कि चालू हो रहा है, इसके पहले ये थोड़ा सा इनऑस्पिशियस हम मानते हैं पितृपक्ष को। उसमें भी हमने देखा कि डिमांड काफी हद तक जो अर्बन सेंटर्स हो या रिटेल डिमांड हो, उसमें हमने कोई स्लो डाउन नहीं देखी, कोई ऐसा बहुत मीनिंगफुल कंपनीज वरी कर रहे हैं ऐसा शायद नहीं देखा। कुछ सेगमेंट से जहाँ पे थोड़ा सा स्लो था, बट आई थिंक ब्रॉडली ओवरऑल एनवायरनमेंट ठीक लग रहा है। और जिस तरह से कंपनीज अपने आप को तैयार कर रही हैं, इन्वेंट्रीज रेडी हो रहे हैं, जो चैनल चेक्स हमें बता रहे हैं, आई थिंक त्योहार में लोगों का ऑप्टिमिज्म बहुत लग रहा है और डिमांड मोमेंटम ठीक रहनी चाहिए। एक जो सेगमेंट है जो रूरल सेगमेंट है और एंट्री लेवल पॉइंट सेगमेंट है, आई थिंक वो थोड़ा सा स्लो रहा है। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि आगे जाके राबी सीजन लोग बाग बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं। और हमारे जो दूसरे चैनल चेक्स हुए हैं उसमें ये भी लग रहा है कि रूरल एज ए इकोनॉमी शुड ऑल्सो इम्प्रूव बिकॉज फूड प्राइसेस एंड ऑल must have helped the farmers. So I think all in all demand momentum hopefully should be good in the festival season, ऐसा एक्चुअली उम्मीद बनी है। लेकिन
लेकिन विनीत, अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या आने वाली अस्थिरता के लिए, जो अनसर्टेनिटी की हम बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ख़ास तौर से मोर देन कॉशियस, या जो हॉकिश टोन की हमने अभी देखा यूएस फेड की तरफ से आता हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए जो ग्लोबल सिनेरियो है तमाम तरह की इकॉनमीज़ को लेके, भले ही आप यूके की बात करें, यूएस की बात करें, तो अस्थिरता के लिए अगर किसी निवेशक को तैयार रहना चाहिए तो वो नियर टर्म में किस तरह से तैयार रहे? देखिए, निवेशकों को सबसे पहले तो ये असेसमेंट करनी चाहिए कि अपने मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके रीजंस भी हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, डिलेज बहुत कम हो रहे हैं, कई सारे स्पेंड्स वगैरह यदि हम देखें तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी सारा जो अपना कोर सेक्टर है वो या इकोनॉमिक रिकवरी का, ये कोर सेक्टर नहीं, इकोनॉमिक रिकवरी की विजिबिलिटी जो है वो काफी इम्प्रूव हो चुकी है। तो निवेशकों को सबसे पहले तो बिग पिक्चर ये समझना चाहिए कि अगले 4-5 सालों में जैसे अपना देश यहाँ से प्रोग्रेस करेगा 3 ट्रिलियन से 5-6 जो भी ट्रिलियन डॉलर अपने इकोनॉमी बनेगी, उसमें बेनिफिट तो होना ही है। इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि 8-9 चले जाएं, उसके बाद दोबारा 4-5 आ जाए, हमने देखा भी है पास्ट में, बट कंपनीज ग्रो करती रहती है और फोकस निवेशकों का वहां होना चाहिए कि ग्रोथ कहीं रुक रही है क्या। अगर ग्रोथ नहीं रुक रही है तो इसमें बनाए रखने में मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक तो उनका फायदा है। दूसरा, शॉर्ट टर्म यदि हम देखें तो डेफिनेटली चूंकि दुनिया भर में इतनी सारे प्रॉब्लम्स आज के दिन में चल रहे हैं, कुछ कुछ चीजों में इंडिया को फायदा हो रहा है, कुछ कुछ चीजों में हो सकता है इंडिया को भी उसका भार देखना पड़े ग्लोबल स्लोडाउन का। तो कॉशनरी शॉर्ट टर्म में ये मैं लोगों को चेताना चाहता हूं कि वैल्यूएशंस हाई जब होते हैं तो सब कुछ लीनियरली सब अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है, और उसमें थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी बन जाए। तो उस वोलेटिलिटी को बहुत ज्यादा परेशान न होते हुए लॉन्ग टर्म पिक्चर, अच्छा वाला पिक्चर देख के उसमें इंक्रीमेंटल एडिशन टू इक्विटी करते रहें, ऐसा मेरा व्यू रहेगा। बट वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। हम एज अ मार्केट वी कैन नॉट रिमेन डीकपल्ड फ्रॉम द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, और ग्लोबल प्रॉब्लम्स के चलते हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा हमें टाइम करेक्शन या रियल करेक्शन भी दिखे, तो उसमें पीपल शुड बी रेडी टू सी दैट हैपनिंग। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबल ट्रिगर्स को आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये समझाएं विनीत कि एएमसी लेवल पर किस तरह से हम निवेशकों का रुझान इक्विटी की तमाम कैटेगरीज में आता हुआ देख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रूट ऑल्सो लमसम ज़्यादा लोग कर रहे हैं निवेश, या एसआईपी की ओर उनका रुझान ज़्यादा है। किस तरह का इन्वेस्टर ट्रेंड आप भाप पा रहे हैं? थोड़ी लमसम में कमी है, एसआईपी का मोमेंटम बरकरार है। आई थिंक निवेशक मेरे हिसाब से थोड़े इवॉल्व हो चुके हैं। इतने सालों के जो निवेशकों को हम मतलब अच्छा गाइडेंस गया है, निवेशकों को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट मालूम पड़ी है। तो आई थिंक एसआईपी इज समथिंग विच आई थिंक बरकरार है। लमसम में थोड़ा सा मोमेंटम वीक है, और निवेशक आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जो हाइब्रिड फंड्स टाइप के होते हैं उसमें उनका थोड़ा ध्यान है। कुछ कुछ निवेशक है जो काफी लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनका अभी भी स्मॉल और मिड कैप्स में आउटलुक बना है, और वो लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डालते रहते हैं, बट उनका काफी लॉन्ग टर्म आउटलुक होता है। तो ब्रॉडली आई थिंक थोड़ा सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ध्यान में आ रहा है। तो ऐसे में आप हमारे साथ हैं विनीत, तो बहुत ज़रूरी है निवेशकों को समझाना कि मौजूदा समय में अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की बात करें तो रणनीति रीबैलेंस को लेकर और इन तमाम कैटेगरीज को पोर्टफोलियो में शामिल करने को लेकर क्या होनी चाहिए, कैसे आप इसको एनालाइज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जो भारत में ग्रोथ आ रही है कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गई है।
कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे यदि हम देखें तो वो सेक्टर्स की जो पोजीशन है वो केवल स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में ही है। लार्ज कैप्स में वो सेक्टर है नहीं। जैसे हम आज एग्री की बात करें तो एग्री के कोई स्टॉक नहीं है जो हम लार्ज कैप के थ्रू खेल सकते हैं, जबकि सेक्टर काफी बड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि कई सारे सेगमेंट्स है जो पोटेंशियल बहुत रखते हैं, जहाँ पे लार्ज कैप के थ्रू प्ले करना पॉसिबल है नहीं, और उनको यदि हमको उनकी ग्रोथ कैप्चर करनी है, उनकी ग्रोथ से बेनिफिट होना है, तो हमको स्मॉल और मिड कैप देखना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि चूंकि स्मॉल और मिड कैप्स की साइज लार्ज कैप के मुकाबले कम होती है, तो उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है, क्योंकि लो साइज पे परसेंट ग्रोथ हाई हो सकती है आगे जाके। ये हमने पिछले 8-10 सालों का ट्रेंड भी देखें तो जैसे स्मॉल कैप जनरली टेंड टू आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स, और मेरा ये मानना है कि ये स्थिति अगले 10 साल भी बनी रहेगी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में। और इन्वेस्टर्स को अपना अलोकेशन का थोड़ा हिस्सा जरूर अपने रिस्क और वोलेटिलिटी के हिसाब से उनको अलोकेशन इसमें बनाए रखना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में फ़िलहाल किसी भी तरह के बदलाव के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्पेशली अगर मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरीज में आपका रुझान है। लेकिन थोड़ा सा एफआईआईज़ के ट्रेंड पर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि ख़रीदारी जो है वो काफ़ी उमड़ी है एफआईआईज़ की तरफ से लगभग मिड जुलाई से। उसके बाद भी अगर हम देखें तो $7 बिलियन के आसपास उनका नेट इन्फ्लो रहा है। लेकिन अगर हम ईयर टू डेट नेट इन्फ्लोज़ की बात करें तो वो अभी भी $21.5 बिलियन के आसपास ही है। लेकिन जो होल्डिंग है एफपीआईज़ की वो लगभग हम मल्टी ईयर लो पे देख रहे हैं, 17.5% के आसपास का ये आंकड़ा है। आपको लगता है कि अभी भी काफ़ी स्कोप है सेल ऑफ करने के लिए? अगर हम एफआईआईज़ के व्यू को समझना चाहें तो आप कैसे इसको भांप रहे हैं? आप तो काफ़ी एफआईआई से बात भी करते होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि एफआई जो भी एफआई से हम मिलते हैं, बात करते हैं, एक बात तो बहुत क्लियर है कि उनको भारत देश अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ आउटलुक, और जो अपने यहाँ पे सेक्टर्स की डाइवर्सिटी है और पॉजिटिव डेमोग्राफिक्स है, वो काफ़ी पॉजिटिवली वो लोग समझते हैं। और इंडिया की जो इकोनॉमी है, यदि हम देखें कि ब्रिक्स का जो बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी आई थी कुछ सालों पहले, उसमें से दूसरे कंट्रीज में काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई हैं, और कई सारे इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमने देखा कि मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। बट भारत में बिकॉज अपनी पॉलिसीज के कारण, बिकॉज अपने जिस तरह से हमने लास्ट फ्यू इयर्स में चेंजेस देखे हैं, उसके कारण यहाँ का आउटलुक पॉजिटिव हो गया, और ये सारे एफआई समझते हैं। अब किस वक्त आना है, किस वक्त इन पोजीशन बढ़ानी है, दैट इज समथिंग वो थोड़ा सा अपने ग्लोबल मैक्रोस को देखते हुए वो अपना डिसीजन मेकिंग चेंज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज के करंट एनवायरनमेंट में वो ये देख रहे हैं कि भारत फंडामेंटली तो अच्छी कंट्री है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले, लेकिन एक है कि वैल्यूएशंस बहुत हाई पे पहुंच चुका है, तो और दूसरा है कि जो ये यूएस डॉलर करेंसी जो इतनी स्ट्रेंथन हो रही है, वो उनको थोड़ा सा एक कॉशन उनके दिमाग में आता है उसकी वजह से। तो मुझे लगता है जब भी अपने वैल्यूएशंस बहुत हाइपर हो जाएंगे, उस वक्त थोड़ा सा इनका ट्रेंड मॉडरेट रहेगा इन टर्म्स ऑफ गिविंग द फ्लोज। बट जैसे ही मार्केट थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाता है बिकॉज ऑफ सम करेक्शन, आई थिंक एफआई लोग इसको एनकैश करना चाहेंगे, उस वक्त पैसा डालना चाहेंगे, जो कि हमने अभी भी देखा जुलाई अगस्त मंथ में इनका काफी अच्छा फ्लो रहा है। अब थोड़ा सा वापस मॉडरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस। सो आई वुड से कि इंडिया एज ए कंट्री विल बी पॉजिटिवली लुक्ड एट फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, बट ये लोग थोड़े वैल्यूएशन कॉन्शियस भी रहते हैं मोस्टली। चलिए, इतनी बारीकी से आपने न सिर्फ बाजार की चाल को हमें समझाया, बल्कि निवेशकों को भी आपने गाइडेंस दी है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। लेकिन चलिए, हम ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि अगर आप भी अपने लार्ज कैप फंड से नाखुश हैं,
अगर वो भी रिटर्न नहीं दे पा रहा है लगभग 5 से 7 सालों में, तो आपको क्या करना चाहिए? साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे, शो में जोड़ेंगे दर्शकों को भी। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक नंबर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं 9619873567, और यहाँ हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद।